नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले बच्चे, आपने कमेंट किया था कि मैडम टेक्सटाइल पढ़ा दीजिए। बच्चे, समय तो मेरे पास उतना ही है, मैं आप लोग की इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी धैर्य धारण करना पड़ेगा ना। धीरज रखो, पढ़ा दूंगी। अब ये चलो मैं एक एक चीज़ बताती हूँ। आप लोग को ट्रेडिशनल टेक्सटाइल भारी पड़ता है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो चलो हम आपको बताते हैं। आज जो मैंने साड़ी पहनी है, ठीक है, अपनी साड़ी को पहनने हुए देखा भी होगा कई वीडियो में। तो आप ये बताओ, आज मैं आपके लिए भी साड़ी को पहनी हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये कहाँ का डिजाइन है, कहाँ की साड़ी है ये? क्या ये पारंपरिक वस्त्र है या नहीं है? है या नहीं है पारंपरिक वस्त्र? ये बताओ आप। दिख रही है आपको साड़ी? चलो मैं आपको पल्लू दिखा रही हूँ। दिख रही है आपको? ये कहाँ की साड़ी है? ये कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है? और इसमें किस प्रकार के धागे और डिजाइन का उपयोग किया गया? पूरे साड़ी देखो आप, पूरे दिखा रही हूँ आपको। मैं पढ़ाना चाहती ऐसे हूँ जिसमें कि आप पढ़ो भी और आपको, आपके दिमाग में छप जाए। आपको सोते में भी कोई दिखा दे कि ये कहाँ की क्लोथ्स है तो आप बता दोगे कि ये यहाँ का है। जैसे आप मान लो उत्तर प्रदेश के हो तो वहाँ के चिकनकारी आप तुरंत पहचान लेते हो कि ये तो चिकनकारी है। तो आपको दिख रहा है? फिर से देख लीजिए, ये बॉर्डर है इसका। दिख रहा है आपको बॉर्डर? अब देखो, अब यहां इसकी ये पल्लू है। पल्लू दिख रहा है आपको? साड़ी का पल्लू। इसमें कौन सी डिजाइन है, कहां का ये टेक्सटाइल है? रेसा आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, पीछे साइड से भी मैं दिखा देती हूं। फ्रंट देख लिया आपने, बैक से भी देख लो। इन प्रश्न के उत्तर बेटे आपको देने हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। जब मैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बताऊंगी तब आपको सारी चीज बता दूंगी जो हमारे पास उपलब्ध रहेगा, ठीक है? चलो अब एक चीज और बताती हूं मैं आपको। चलो अब बेटा देखो, ये पहचानो, ये कहाँ का टेक्सटाइल है? इसमें कौन सी कढ़ाई का उपयोग किया गया है? दिख रहा है आपको? कहाँ का है ये? धागा आपको दिख रहा होगा, कढ़ाई भी दिख रही होगी। ये कहाँ का है? ये सब ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में बातें कर रही हूं। चलो आपने देख लिया होगा, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है? एक चीज और बताती हूं। आपने कहा रंगाई और छपाई भी सिखाना मैडम, तो आप ये बताओ ये रंगाई है या छपाई है? देखो इसको ध्यान से, ये रंगाई है या छपाई है? और अगर ये आपके अनुसार से रंगाई या छपाई है तो ये कहां की है? समझ गए बात को? तो आज मैं आपसे इन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में, जो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सबसे ज़्यादा आपको याद करने में परेशानी होती है, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बेटा कंसेप्ट समझे बिना अगर आप रटोगे तो वही वाली बात हो जाएगी। जैसे शिकारी आएगा, एक तोता रट रहा था, है ना? साधु जी रोज जाता था घूमने के लिए। साधु जी पूछते थे कि भाई तू क्यों जाता है घूमने के लिए? शिकारी अगर आएगा और पकड़ लेगा तो तुम क्या करोगे? बोले कि नहीं गुरुजी मुझे याद रहेगा। तो क्या याद रहेगा बताओ? तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तोता तो रट लिया था, तोता रट लिया था केवल। और साधु जी अपने घर में रह गए, कुटिया में रहे, तोता गया उड़ते उड़ते। साधु जी को पूरा विश्वास दिला दिया था कि बिल्कुल मैं नहीं फंसूंगा, बिल्कुल याद कर लिया है, रट लिया है मैंने। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा उसमें फंसना नहीं। ये उनके साधु जी ने बता दिया था और यही हाल हुआ। क्या हुआ? तोता उड़ता उड़ता चला गया और शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और तोता उड़ता उड़ता आया, सारा चीज देख रहा था और उसमें फंस गया और गा भी रहा है आराम से। तोता गा भी रहा है, बोल भी रहा है। तोता तो बोलता है, आपको पता है, तोता बोल भी रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो मेरे बच्चे, इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूं, आप रटो मत, आप कंसेप्ट को समझो। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, जैसे कि आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में पहला कंसेप्ट समझा था कि पौष्टिकता की संकल्पना क्या है, क्या कंसेप्ट है, कि जब तक आप न्यूट्रिशन को नहीं जानोगे, अंडर न्यूट्रिशन को नहीं जानोगे, ओवर न्यूट्रिशन को नहीं जानोगे, बैलेंस डाइट को नहीं जानोगे, डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में नहीं जानोगे, परिचय अगर उससे आपका नहीं होगा तो आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोई भी किताब आप लिखते हो, कोई भी चीज रहती है, सबसे पहले कंसेप्ट दिया जाता है। कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि उससे परिचय करवाना। क्या करवाना? उससे परिचय करवाना। परिचय करवाने से मतलब होता है कि आप उसके बारे में जान जाओ। मान लो जैसे कोई अतिथि आपके घर में आता है तो आप क्या करते हो? उस अतिथि से परिचय करते हो, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, और बहुत सारी बातें। उसके बाद उनके बारे में ज़्यादा जानते हो, है ना। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना और भोजन के कार्य। आहार की संरचना ये कंफ्यूजिंग है, कई बार लगता है आहार किसको कहते हैं और फूड किसको कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है। आहार की संरचना, जो हम खाते हैं, तो भोजन ही तो खाते हैं, उसका नाम आहार दिया गया है, क्योंकि एक दिन में हम खाते हैं, कितना खाते हैं, हमारी प्लेट में 2 रोटियां होती है कि 4 रोटियां होती है, वो आहार कहलाती है हमारे। और दिन भर में हम कितने बार खाते हैं, 2 या 3 या 4 बार, वो हमारा पूरे दिन के आहार कहलाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज होना ही नहीं बिल्कुल, है ना। परीक्षा में क्या होता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस 2 डाल दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि उनको सेलेक्ट करना होता है। तो कौन सेलेक्ट, किनका सिलेक्शन होगा? जिसने अपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। समझ गए बात को? अब देखो, आज मैं आपको जो आपका न्यूट्रिशन का तीसरा अध्याय है, मैं सोचती हूँ एक एक करके एक टॉपिक आपको कराते चली जाऊं। इसमें आपकी सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। मैं आपका न्यूट्रिशन भी करा दूंगी, मैं आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल भी करा दूंगी, मैं आपको एक्सटेंशन भी करा दूंगी, मैं आपको मैनेजमेंट भी करा दूंगी और मैं आपको हेल्थ साइंस भी करवा दूंगी। लेकिन आप जो मेरे द्वारा दिए गए वीडियो है इसको ध्यान से सुनो। बैलेंस डाइट, आज जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, संतुलित आहार, ये बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है और पूरा आरडीए इसी पर डिपेंड करता है। बैलेंस डाइट में ही जो आरडीए 2020 के बारे में आप कहते हो मुझसे, मैडम आरडीए 2020 समझा दीजिए, तो जब मैं बैलेंस डाइट बताऊंगी तो आरडीए 2020 के बारे में ही बताऊंगी। प्रोटीन की क्या मांग रही है, क्या परिवर्तन किया गया है, फैट की क्या मांग रही है, क्या परिवर्तन किया गया है, थायमिन की क्या मांग रही है, क्या परिवर्तन किया गया है, इस कैलोरी की क्या मांग है, क्या परिवर्तन किया गया है, ये सारे आपको बैलेंस डाइट में ही आते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन समझते हैं बिना समय गंवाए हुए, बैलेंस डाइट कहते किसको है, किसको कहते हैं संतुलित भोजन। पता है आपको? सबको पता होगा। जब आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो मस्ट मैं समझती हूँ कि आपको बैलेंस डाइट पता होगा। बैलेंस डाइट का मतलब यह है कि हमारे आहार में हमारे शरीर मांग के अनुसार, हमारी अवस्था के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में उपलब्ध है, जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो रहा है। मोटा मोटी समझ गए? हमारी जो अवस्था है, हमारी जो क्रियाशीलता है, इसके अनुसार हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व जो उपस्थित होना चाहिए वो सारे बैलेंस में है, अनुपात में है, तब उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित भोजन। समझ गए? संतुलित भोजन का मतलब होता है जो हमारे आहार में जो चीज चाहिए, चाहे प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो या विटामिन हो या खनिज लवण हो, जितना हमें चाहिए उतना अगर हमारे आहार में है तो वो संतुलित आहार है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो हमारा आहार संतुलित नहीं है। तब क्या हो गया? ज्यादा हो गया तो अति पोषण, अति पोषण, और कम हो गया तो अल्प पोषण। समझ गए बात को? कम हो गया तो क्या क्या कहलाया? अल्प पोषण कहलाया। तो अति पोषण से
हम पहले भी बताए थे आपको जब आरडीए पढ़ा रहे थे कि आरडीए में परिवर्तन क्यों किया गया। इसलिए कि हमारे भारतीय चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हम कुपोषित हैं ही, चाहे हम ज़्यादा खा के कुपोषित हैं या कम खा के कुपोषित हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा वसा खा लेते हैं, ज़्यादा सूखे मेवे खा लेते हैं, रोज़ पूरियाँ तल तल के खा लेते हैं, फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उनकी बॉडी में, जितना उनकी डिमांड है उससे ज़्यादा। खूब खाते हैं, खूब मिठाइयाँ चेपते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। खूब मिठाई खाओगे, खूब नमकीन खाओगे, खूब समोसा खाओगे, खूब मिर्ची बड़ा खाओगे तो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। और उससे पहले क्या हो जाएगा, मोटापा। खाते पीते घर का दिखने लगता है कि भाई ये तो खाते पीते परिवार का है, खूब मोटी हो गई है या खूब मोटा हो गया, ओबेसिटी, अति पोषण से। और क्या होता है, अगर दोनों चीज़ें हो गया भैया तो हार्ट कितना काम करेगा। मैंने पढ़ा दिया था आपको कि हृदय कैसे फंक्शन करता है। आपको जितनी बॉडी में चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हो तो आपने तो खा पी करके निश्चिंत हो गए, लेकिन हार्ट को तो काम करना पड़ रहा है। वो तो बार बार ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, लेकिन आपने उसकी नलियों को ही बंद कर दिया है ना। नलियाँ उसकी हो गई सक्रिय। आपने इतनी घी खा लिया, इतनी मक्खन खा लिए कि इसकी नलियाँ सक्रिय हो गई है। समझ गए, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जो मैं आगे बताऊंगी हार्ट डिजीज में। आपने बताया ना कि मैडम अल्पता और अधिकता के बारे में बता दीजिएगा, तो मैं बाद में बताऊंगी। आप इतना ही समझो, हार्ट डिजीज हो जाता है, नलियां हो जाती है संकुचित, मांग हो जाता है बॉडी में ज़्यादा, टिश्यू की संख्या है ज़्यादा, ऊतकों की संख्या है ज़्यादा, सबको चाहिए पोषण, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, जितना चाहिए उतना मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हार्ट डिजीज हो जाता है, हृदय रोग। इसके बाद किडनी डिजीज। किडनी डिजीज भी हो जाता है। कैसे? क्योंकि जितना आप खा रहे हो और सब खा करके कहाँ जा रहा है, अवशोषण हो करके जा रहा है रक्त में, और रक्त में इतने सारी चीजें हैं कि सबको छानना पड़ रहा है। किसको? किडनी को। किडनी छान रहा है जितना आप खा रहे हो और जितना आपके पोषक तत्व उसके अंदर घुस गए हैं, चाहे विटामिन हो या मिनरल्स हो या फैटी एसिड हो या ग्लिसरॉल हो या ग्लूकोज हो, सारा को रक्त में मिल गया है और सबको उसको छानने का काम कौन करता है? आपका किडनी करता है। अब किडनी में नेफ्रॉन कोशिकाएं कितना काम करेंगी, करते करते वो भी थक जाती हैं। थोड़ा रहे तो छान लो। मान लो आपको कह दिया जाए कि खूब सारा आपको आज दूध ही छानना है, तो कितना छानेंगे? थोड़ा करते 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 एक दिन थक जाते हो। तो इस तरह से इसकी जो कोशिकाएं हैं किडनी की, नेफ्रॉन, ये भी थक जाती हैं। ठीक है, तो ये बीमारी हो जाता है। समझ गए बात को? और ओबेसिटी के कारण आपके लिवर डिजीज भी हो जाते हैं, यकृत के रोग हो जाते हैं। लिवर डिजीज कैसे? अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था ना लिवर के बारे में। अब पूर्व वाली वीडियो को देखना, उसमें बताया था लिवर हमारा स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी है, संग्रहालय है। घर का आपका स्टोर रूम रखते हो ना, तो बहुत सारे सामान लाते हो तो क्या करते हो, बहुत सारा भर गया पूरा, तो क्या होता है, बाहर रखना पड़ता है। तो लिवर में बहुत सारी फंक्शन करता है लिवर, बहुत सारी चीज़ें इसमें जमा होती है। अब आपके पास इतनी ज़्यादा सी चीज़ें हैं कि लिवर की कोशिकाओं में भर जाता है, लिवर फैटी हो जाता है ना। तो ये तो जब लिवर में फैटी हो जाएगा, उसमें घाव हो जाएगा, तो इसको बीमारी हो जाएगी, लिवर भी काम करना बंद कर देगा। तो समझो कि अति पोषण जो हम कर रहे हैं, खूब कचौरियाँ, पूड़ियाँ, पुलाव और दुनिया भर का चीज़ें खा रहे हैं, है ना, तो अति पोषण के कारण भी हमारा ये रोग हो रहा है। तो आप ये सोचो कि संतुलित आहार है, नहीं है ना। हमें कितना खाना चाहिए था, ये हमने आपको आरडीए में बताया हुआ है और ये 2020 में भी बताया। फिर मैं बताऊंगी, आप लोग का रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा बताऊंगी और एक एक करके जब संतुलित आहार बता रही हूँ उसी समय तोड़ते तोड़ते बता दूंगी कि कितना हमें चाहिए। क्योंकि संतुलित आहार आरडीए 20 और ईयर 20 इनके ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार में परिवर्तन किया गया है ताकि लोग रोगों से बचें। अब दूसरा है अल्प पोषण। ये तो हुआ धनाढ्य लोगों का, जिन्होंने खूब खाए भैया, खूब पैसा था, खूब कमाए। और दूसरा है अल्प पोषण, जिनको मिला ही नहीं। आप देखते हो भारत में कितनी गरीबी है, कोरोना के कारण कितनी नौकरियां चली गई है ना गरीबी। उनके घर में आप कहते हो खाने के लिए, हम कहते हैं नहीं भाई विटामिन ए के लिए आप पीले फल खाओ, लेकिन पीले फल हैं इतने महंगे, खाएंगे बेचारे कहाँ से। विटामिन सी के लिए आप जो मौसमी खाओ, संतरा खाओ, नींबू खाओ, नींबू भी बाजार में महंगे हैं, तनख्वाह है कम, आमदनी है कम, तो खाएंगे कहाँ से। हम कहेंगे मांस मछली खाओ, पैसा ही नहीं, कहाँ से खाएंगे। दूध लो, दूध की भी कीमत आसमान छू रही है, तो बच्चे को दूध पिलाएंगे या अपने वृद्ध माता पिता को दूध पिलाएंगे कि खुद पिएंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण
अल्प पोषण, अगर उनको खाने पीने का चीज़ें नहीं मिलती हैं, भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, तो उनको अल्प पोषण हो जाता है। अल्प पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन। अंग्रेजी वाले बच्चे समझे, अल्प का होता है अंडर, पोषण होता है न्यूट्रिशन, समझ गए? और अति का होता है ओवर, ज़्यादा, और ये है न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ गए बात को आप? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अब देखो अल्प पोषण, अल्प पोषण अगर मान लो अनाज है, अनाज में अनाज की जो बाहरी परत होता है वो होता है भूसी। अब भूसी को अपन खाते नहीं है, खाते हैं क्या भूसी को? नहीं खाते ना। चावल धान तो आप लोगों ने देखा होगा, तो धान का ऊपरी वाला हिस्सा होता है ब्रांड, जिसको हम कहते हैं भूसी, उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद का जो बचता है परत और एंडोस्पर्म, इसके ऊपर वाला जो परत होता है इसको हम कहते हैं एल्यूरोन, और इसी परत में होता है विटामिन B1, जिसको विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, थायमिन या विटामिन B1, याद रखना, भूलना मत, ठीक है ना? विटामिन B1 या थायमिन। तो इससे रोग हो जाती है कौन कौन सी? बेरी। कौन सी रोग होती है? बेरी। इसी तरह से, और ये किस में मिलता है ज़्यादातर के? ईस्ट में, अनाज में, सभी प्रकार के अनाज, कोई से भी अनाज खा लो, चावल खा लो, लेकिन हाँ चावल को कई बार हम लोग कहते हैं पकाते हैं, तो पकाने से पहले खूब उसको रगड़ के धो लेते हैं, तो विटामिन B1 जो ऊपरी परत है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ तो मिल के कुटे हुए रहते हैं, उसमें नष्ट हो जाता है, और कुछ आप अपन ने अपनी होशियारी करते हैं, खूब रगड़ करके चावल पकाते हैं, धोते हैं खूब बढ़िया से, बहुत गंदगी निकल रही है, अभी बहुत गंदगी निकल रही है, तो उसके चक्कर में विटामिन B1 भी निकल जाता है, तो हमें तो इसके कारण भी अल्प पोषण हो जाता है। ठीक है। दूसरा होता है विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसकी कमी से ये राइबोफ्लेविनोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तीसरा होता है विटामिन C, अस्कर्वी, इसकी कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। सभी प्रकार के खट्टे फल, मैं आपको बता दूं, रट लो, सभी प्रकार के खट्टे फल, इमली मत रटना, है ना, इमली में नहीं होता विटामिन C, और दही खट्टा है तो दही में विटामिन C नहीं होता है, याद रखो, गलती मत कर लेना कि मैडम ने कहा था सभी प्रकार के खट्टे फल पूछ रही हूं मैं, तो इमली में नहीं होता है विटामिन C, याद रखना। कौन किस में होता है? संतरा, मौसम्बी, नींबू और जो भी दूसरे खट्टे फल हैं उसमें विटामिन C की प्रचुरता रहती है, जिसकी कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद आता है विटामिन D, इसकी अगर कमी हो गई तो भोजन में, ऐसे तो आपको मुफ्त में मिलेगा विटामिन D, अगर आप अपने बालकों को थोड़ा सा मालिश करके धूप में लिटा दोगे, है ना, तो उनको विटामिन D मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है आहार की, तो हम आहार पर चलेंगे, तो किस में मिलेगा बच्चों को? कॉड लिवर ऑयल, नाम सुना है ना? बच्चों को मछली का तेल पिलाते हैं, जिससे कि उसको विटामिन D की पूर्ति हो जाती है। समझ गए बात को? तो अति पोषण से जो दूसरी बीमारियां हो रही थी, वही अल्प पोषण से आपको बेरी, ए राइबोफ्लेविनोसिस, अस्कर्वी, रिकेट्स, विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और ज्यादा विटामिन A की कमी होगी, अंधता। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लग गए, विटामिन A ही नहीं आहार में है। विटामिन A किस में मिलता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, सभी प्रकार के पीले फल में। तो जो भी पीला फल आपको दिखता है, अभी देखो गर्मी का मौसम है, आम खूब मिल रहा है, केला खूब मिल रहा है, और देखो सर्दी के मौसम में गाजर खूब मिलता है, इसमें विटामिन A की प्रचुरता रहती है। तो ऐसे भोजन अगर कमी हो जाती है, ऐसा भोजन हम नहीं ग्रहण करते हैं, तो विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। इसके बाद अगर विटामिन A की कमी हो गई तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रजनन तंत्र पर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। अगर विटामिन K की कमी हो जाएगी तब क्या होगा? बताया था मैंने आपको, जब आपको मैंने ब्लड पढ़ा रहा था, प्लेटलेट्स पढ़ाई थी, तो विटामिन K की अगर कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जो थक्का जमना चाहिए वो नहीं जमेगा, कम हो जमेगा। समझ गए बात को? मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।